दोस्तों, मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी और जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक है। चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक है। ये चाणक्य को भी कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहते हैं। ये अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं और जिनका संबंध राजनीति से है। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा बुक है और अर्थशास्त्र राजनीति के बारे में है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा और चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने दोस्तों अपना अंतिम समय कहाँ पे बिताया था? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, याद रखना है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि संतों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच इस युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। दोस्तों प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई। दोस्तों चंद्रगुप्त का मृत्यु कहाँ पे हुआ था? श्रवणबेलगोला में। दोस्तों अब बात करेंगे बिंदुसार के बारे में। ये मौर्य साम्राज्य चल रहा है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ। इसके बाद श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई और अब आया बिंदुसार दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ और जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, 298 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई। 298 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा बिंदुसार। दोस्तों अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस के बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। स्ट्रैबो के अनुसार माना जाता है सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इन्हें ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने सुसीम की ओर बाद अशोक को भेजा था। दोस्तों एस्थेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम मदिरा, सूखे अंजीर, एक दार्शनिक भेजने का प्रार्थना की और बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। दोस्तों अब आता है अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान सम्राट जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। दोस्तों राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मौस्की एवं गुजरा अभिलेख अशोक में मिलता है। दोस्तों मौस्की एवं गुजरा अभिलेख अशोक के अभिलेख में मिलता है। ठीक है दोस्तों, मौस्की एवं गुजरा अभिलेख अशोक के अभिलेख में मिलता है, याद रखिएगा। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक ने अपने अभिलेख में
8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग राज्य का आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तौसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी II ने पाटलिपुत्र में डायनेसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। दोस्तों, उपगुप्त जो नामक बुद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। कौन दी थी अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। दोस्तों, अशोक ने आजीवक को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक का माता का नाम शुभद्रांगी था और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। दोस्तों, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया और अशोक के शिलालेख में ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में और शेष भारत से ब्राही लिपि में अभिलेख में हुआ है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में कौन किया था? पादेट्री पेंथेलर ने की थी और इनकी संख्या 14 बताई जा रही है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को ही। अशोक के प्रथम शिलालेख था ये और इसकी प्रथम बार पढ़ा गया 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख और जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। दोस्तों, अशोक के प्रमुख शिलालेख, उनके वर्णित विषय की बात करें तो पहला अभिलेख पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के पहला अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा अभिलेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा अभिलेख दोस्तों, इसमें राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए और इस शिलालेखों में दोस्तों कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख भी किया गया है। दोस्तों, चौथा अभिलेख कहता है कि इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वां अभिलेख, इस शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6ठा अभिलेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां अभिलेख अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वां अभिलेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां अभिलेख, अशोक के आदेश दिया गया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां अभिलेख है दोस्तों, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां अभिलेख, इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों की सम्मान की बात की गई है। 13वां अभिलेख दोस्तों, इसे कलिंग युद्ध का वर्णन, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई और इसी के पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। दोस्तों, 14वां अभिलेख अशोक के जनता को धार्मिक जीवन बिताने को प्रेरित किया। अशोक का 14वां जो अभिलेख है, 14वां अभिलेख अशोक के जनता को धार्मिक जीवन बिताने का प्रेरित किया। बात करें अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राही लिपि में लिखी गई है। यह केवल 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 जो ब्राही लिपि में लिखी गई है और यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त होता है। दोस्तों, प्रयाग स्तंभ दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा और लोरिया नंदगढ़। बात करते हैं प्रयाग स्तंभ लेख की, तो यह पहले कौशाम्बी में स्थित था और इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दोस्तों, दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा दिल्ली लाया गया। दोस्तों, बात करते हैं तीसरा स्तंभ लेख की, तो दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया।
रामपुरवा अभिलेख, रामपुरवा स्तंभलेख। यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थित है। यह लेख दोस्तों रामपुरवा स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थित है और इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। कार्लायल ने की थी। कौन? स्तंभलेख, रामपुरवा स्तंभलेख जो बिहार में स्थित है, 1872 ईस्वी में कार्लायल ने इसकी खोज की थी। लोरिया अर्रेज, लोरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। लोरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में इस स्तंभलेख पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौन से अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को। दोस्तों अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रोमन देवी अभिलेख है। इसे लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा कर देने की घोषणा की गई। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है। दोस्तों प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्यों मेरे बच्चे हैं, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से प्राप्त होता है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र की काफ़ी जाँच परख की जाती थी, जिसे उपमा परीक्षण कहा जाता था। दोस्तों सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसे सदस्यों की संख्या 12, 16 और 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षक अधिकारी के रूप में त्रित का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। दोस्तों अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी, जो प्रांतों का चक्र, जिसे प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार, आर्यपुत्र और राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। दोस्तों प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासक संभालता था। गोप सबसे छोटा था, जो 10 ग्रामों का शासक संभालता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, और जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। दोस्तों मौर्य प्रांत और उसकी राजधानी, जैसे 5 मौर्य प्रांत थी, ठीक है, मौर्य साम्राज्य में अशोक के शासनकाल में। ये था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र, उज्जैनी इसकी राजधानी थी। कलिंग, तौसली इसकी राजधानी थी। दक्षिणापथ, सुवर्णागिरी इसकी राजधानी थी। प्रासी, पूर्वी प्रांत, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। बात करते हैं अशोक अर्थशास्त्र में वर्णित त्रित। दोस्तों मंत्री, प्रधानमंत्री होता था। पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। पुरोहित, मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज, राजपुत्र होता था। द्वारिक, राजकीय द्वार रक्षक होता था। और दोस्तों अंतर्वेदिक, अंतपुर का अध्यक्ष होता था। सहामार्त, आय का संग्रह करता था। समाहार्त और सन्निघाता राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। दोस्तों प्रशस्ता, कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रशस्ता प्रदेश श्रेष्ठ कमिश्नर होता था। पौर दोस्तों नगर का कोतवाल होता था। और व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश होता था। दोस्तों नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। मंत्री परिषद अध्यक्ष होते थे। और दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला दंडपाल होता था। और दुर्गपाल दोस्तों दुर्ग रक्षक होता था। और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। दोस्तों बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार एगोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। अस्टीन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का सेना लगभग 50,000 अश्वारोह सैनिक, 9,000 हाथी एवं 5,000 रथ थे। दोस्तों प्लूटार्क जॉस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों को पैदल सेना में 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था।
युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। दोस्तों, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्य करते थे, 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। और अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश राजुक कहा जाता था। दोस्तों, सरकारों को भूमि की सीता भूमि कहा जाता था। सरकारों की भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाले भूमि को आदेव मातृक कहा जाता था। अदेव मात्रक कहा जाता था। दोस्तों, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने वे 7 हैं: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदर था। इसकी हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध का शुंग वंश का नींव डाली। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।